नमस्कार साथियों, पिछली चर्चा में हमने बौद्धकालीन शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज उन्हीं पॉइंटों को हम आपस में जोड़कर विस्तार से एक कहानी की तरह बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के परिचय की, यानी अब हम इसको बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि वास्तव में यह कैसी थी, यह शिक्षा कैसी थी, इसका उदय यानी इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, इसकी नींव कैसे पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली से। तो हम बात कर रहे हैं इसके परिचय की, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा मैंने पिछली चर्चा में हमने कर ली थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का परिचय। बौद्धकालीन भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। आरंभ में यह समावेशी एवं सर्वजन हिताय की अवधारणा पर आधारित थी। समावेशी मतलब होता है कि छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव की शिक्षा का दिया जाना समावेशी कहलाता है। सर्वजन हिताय मतलब सबके हित को लेकर, सबके लाभ को ध्यान में रखते हुए इस अवधारणा पर आधारित थी। वर्ग विभाजन कर्म आधारित था। ठीक है, और जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें क्या हुआ था, कर्म के बजाय जाति आधारित हो गया था। ठीक है, इस काल में यानी बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे, किंतु कालांतर में यानी जैसे जैसे समय बदला वर्ग विभाजन का आधार कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गया। ठीक है, स्त्रियों और शूद्र वर्ग को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब पहले क्या था, बौद्ध काल में कर्म आधारित था। ठीक, वर्ग विभाजन। जब उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल आया तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कर्म के बजाय जाति आधारित कर दिया, जन्म आधारित कर दिया। इसमें क्या किया कि जो ब्राह्मणों ने जो नीची जाति बनाई थी उसको शिक्षा से वंचित कर दिया, साथ में स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित कर दिया था। ठीक है, इसी कारण वे सरकारी कार्यों व अन्य व्यवसायों से वंचित हो गए। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा जाति के आधार पर दी जाती थी। देखो, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों ने ऊंची नीची जाति का दर्जा दिया था, और ऊंची नीची जाति के दर्जे के कारण कई प्रकार के कर्मकांड की अति हो गई, जिससे लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे में चवार्क और आजीविकों ने इसका विरोध बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, परंतु उनके अपने विचारों के पीछे कोई ठोस प्रमाण या कोई ठोस दर्शन नहीं था कि उसके पीछे अपना कोई तर्क दे सकें, उसका कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण पेश कर सकें, ऐसा कुछ उनके पास था नहीं। इसलिए उनका प्रभाव जिस तेज़ी से बढ़ा था उसी तेज़ी से समाप्त भी हो गया, है ना। मतलब इन लोगों ने क्या किया था, उस परंपरा को, जो इतने जात के आधार पर जो परंपरा बनी थी, जो कर्मकांड की अति हुई थी, इनका विरोध करना इन लोगों ने शुरू किया था, लेकिन इनकी विचारों के पीछे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। इसलिए जिस तेज़ी से ये लोग फेमस हुए थे उसी तेज़ी से जो है उनका वर्चस्व समाप्त भी हो गया। ठीक, 563 ईसा पूर्व में भारत भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। बुद्ध राजघराने में पैदा हुए और उन्हें सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, मतलब उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, परंतु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुखों को महसूस किया। उन्होंने इन दुखों से छुटकारा पाने के उपायों के लिए कठोर तपस्या की और कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणा प्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक खूब तेज़ी से रहा। इसलिए इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। देखो, वाराणसी से दूर 8 किलोमीटर दूर, है ना, सारनाथ स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक, यहाँ से 4 शिष्यों के साथ उन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाया। इनके इस कार्य में तत्कालीन राजा महाराजाओं का बड़ा सहयोग रहा। ठीक है, शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण शुरू हो गया, है ना। जब ये तेज़ी से फैलने लगा था तो लोगों ने इसका ज़्यादा समर्थन किया था, राजा महाराजाओं ने काफ़ी इसका सहयोग किया था इस धर्म का।
तो इससे क्या हुआ, ये जल्दी से जल्दी देश के भागों में, देश के अलग अलग भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण शुरू हो गया। शुरुआत में बौद्ध मठ एवं विहार महात्मा बुद्ध की शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, परंतु आगे चलकर ये जन शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे थे सभी लोगों के लिए। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास बौद्ध काल में हुआ था तथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया था, इसलिए इसको बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन पर आधारित था। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के विपरीत बौद्ध धर्म का आधार समानता, प्रेम और करुणा थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षणों की कि उसके लक्षण क्या थे, इसके मेन लक्षण क्या थे। ठीक है, बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, उसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस शिक्षा प्रणाली को तथा बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। बात करते हैं पहले लक्षण की, शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित बौद्ध शिक्षा प्रणाली सीधी बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। इस पर व्यक्ति विशेष का नहीं, संघ का नियंत्रण था। ठीक है, और वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल में क्या था कि जो ऋषि मुनि थे उनका खुद का निजी गुरुकुल होता था, वे अपने गुरुकुल के खुद स्वामी होते थे, खुद कर्ता धर्ता होते थे। लेकिन बौद्ध काल में क्या था, बौद्ध काल में ये कई मठ और विहार का जो नियंत्रण था, कई मठों विहारों को मिलकर एक संघ बनता था। संघ जो था इन पर नियंत्रण रखता था। ठीक, संघ ही सभी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित व संचालित करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा लक्षण है शासन का सहयोग प्राप्त। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाओं को शासन का सहयोग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त था। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया और इनके संचालन के लिए गांव के गांव दान में दे दिए, समूचे गांव के गांव दान में दे दिए कि जाओ बनाओ भैया, क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, है ना। इसलिए शिक्षा का विकास इस समय बहुत तेजी से हुआ। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण क्या है, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। मतलब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, वो सबके लिए फ्री थी। और उच्च स्तर की जो शिक्षा थी उसमें क्या होता था कि बच्चों से मतलब उनके परिवार से शुल्क लिया जाता था। यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था की गई, पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों से शुल्क लिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की संरचना के बारे में। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की संरचना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की संरचना। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया था। पहला स्तर था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा स्तर था उच्च शिक्षा और तीसरा था उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले स्तर की यानी प्राथमिक शिक्षा की। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या था उसको देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को उत्साहित दिखे। ठीक है, क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए नहीं खुले थे। जिनके लिए खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यानी जिन्होंने स्कूल खोला था वो केवल अपने ही व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दे रहे थे, किसी और से संबंधित शिक्षा को वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा जाति के आधार पर दी जाती थी। देखो, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों ने ऊंची नीची जाति का दर्जा दिया था। ब्राह्मणों के अनुसार नीची जाति शिक्षा के लायक नहीं थी। ठीक, इस काल में नीची जाति के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध था, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले थे। इसलिए इसका विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है,
शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह शिक्षा 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबजा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में इस विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है। पबजा का अर्थ होता है बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा बौद्ध विहारों में जाते थे, इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पबजा संस्कार कहा जाता था। ठीक है। इस काल में सर्वप्रथम बच्चों का सिर मुंडाया जाता था, फिर उन्हें घर के वस्त्र उतारकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में लकड़ी की छड़ी यानी दंड दिया जाता था। अब उसे बौद्ध विहार या बौद्ध मठ में प्रवेश लेने वाले भिक्षु के सम्मुख, जो उनका प्रवेश ले रहा था, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वाइस कुछ कोई भी हो, जो बड़ा हो, आचार्य हो, उनके सम्मुख जो है प्रस्तुत किया जाता था बच्चे को। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण को स्पर्श करता था। इसके बाद उनके सम्मुख पलाथी मारकर जमीन पर बैठ जाता था। ठीक है। बौद्ध भिक्षु जो उसका एडमिशन ले रहे थे वो क्या करते थे, वो 3 प्रणों को ऊंचे स्वरों में उच्चारित कराते थे उसको, बच्चे को। इन 3 प्रणों को शरणत्रयी या शरणत्रय कहा जाता था। ये 3 प्रण थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ठीक है। इसके बाद गुरु शिष्य को 10 उपदेश देता था। इसे 10 सिक्खापदानि भी कहते हैं। हमने पिछली चर्चा में जब महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने 10 सिक्खापदानि के बारे में देखा था कि कौन कौन से उपदेश थे। ठीक, पॉइंट नंबर 14 को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन 10 उपदेशों को लेने के बाद बालक इनके पालन का प्रण लेता था। इसके बाद उसको मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उस बालक को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ठीक है। जो मठ अथवा विहार में जो शिक्षा ले रहा होता था, जो बालक, मतलब जो शिक्षा बौद्ध काल में जो शिक्षा ले रहा था, उसे श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ठीक है। बात करते हैं इसके दूसरे स्तर की, यानी बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा स्तर यानी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा संपन्न करनी होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में शुरू होती थी और 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। ठीक है। तीसरा, बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा संरचना के तीसरे स्तर की, यानी उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा की। तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र जो शिक्षा ले रहे होते थे, उनको श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। वे छात्र क्या करते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो गृहस्थ जीवन में चले जाते थे। ठीक है, कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने घर लौट जाते थे और कुछ जो बचते थे वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, यानी आगे के लिए। और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थीं। ठीक है, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। ठीक है। उपसंपदा संस्कार कब होता था, जब आप उच्च शिक्षा से जब आगे भिक्षु शिक्षा के लिए जाएंगे तब उपसंपदा संस्कार होता था। पॉइंट नंबर 7, 9, 10, 11, 15 और 16 जब देखेंगे तो उसमें हमने इस पर चर्चा की है। ठीक है। यह संस्कार 10 भिक्षुओं यानी उपाध्यायों की उपस्थिति में होता था, यानी 10 जो टीचर होते थे उनकी उपस्थिति में होता था। ठीक है। कौन सा संस्कार, उपसंपदा संस्कार। सर्वप्रथम श्रमण भिक्षु का वेश जो होता था कैसा होता था, हाथ में कमंडल और कंधे पर चिवर धारण कराया जाता था। फिर वह इन 10 भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था और उन्हें प्रणाम करता था और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था उनके सम्मुख। जो 10 लोग थे, जैसे एक तरीके से इंटरव्यू टाइप का है ना, जब बैठ जाते थे और जो भिक्षु था, जो श्रमण था, है ना, एक जो भिक्षु साथ में आता था वो उसका परिचय बाकी सब लोगों से कराता था। जैसे नहीं होता कि एक बताता कि ये हैं, ये हैं, इनके बारे में पूरा बता दिए, उसके बाद बाकी जो सब लोग थे उससे बारी बारी से प्रश्न पूछते थे, एक इंटरव्यू तरीके से लेते थे। ठीक। परीक्षा में सफल श्रमण अब 8 प्रतिज्ञाएं और करता था। 10 तो पहले कर ही चुका है, 8 और लेता था। पहला था वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांग कर भिक्षा पात्र में भोजन करना। ठीक है, भिक्षा मांग कर करना और भिक्षा पात्र में भोजन करना। फिर तीसरा, भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना।
चोरी ना करना, हत्या न करना, मैथुन न करना और अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। ठीक है। इन प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उस काल में भिक्षु जो था शिक्षा का छात्र अपने गुरु का चुनाव स्वयं करता था। यानी जो भिक्षु बन रहा है वो क्या करता था कि हमें इनसे शिक्षा लेनी है, वो अपने गुरु का स्वयं चुनाव करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे और अध्ययन अध्यापन का जो कार्य था वो करने के लायक हो जाते थे, शिक्षा के योग्य माने जाते थे। पर इन कार्यों के संपादन के लिए भिक्षु को आजीवन अविवाहित रहना होता था। ठीक है। और संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। ध्यान रखिएगा। असमर्थता प्रकट होने पर ये भिक्षु जो थे पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे। जैसे कोई कह रहा है कि अब हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो अलग हो सकता था, है ना। संघ से अलग होकर अपने गृहस्थ जीवन में फिर प्रवेश कर सकता था, अपने घर जा सकता था। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा की पाठचर्या की, यानी बौद्धकालीन शिक्षा की पाठचर्या की। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की पाठचर्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की पाठचर्या। बौद्धकालीन शिक्षा की जो पाठचर्या थी वो 2 प्रकार से थी, 2 भागों में एक तरीके से विभाजित थी। पहली थी प्राथमिक स्तर की पाठचर्या और दूसरी थी उच्च स्तर की पाठचर्या। ठीक है। तो जो पहली थी प्राथमिक स्तर की पाठचर्या, इसमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 से लेकर 8 वर्ष की अवधि तक थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों से बच्चे का ज्ञान कराया जाता था। जो शुरुआती बच्चा आता था उसको शुरुआती प्राथमिक शिक्षा के लिए आता था। ठीक। और इसके बाद भाषा को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और उसके तत्पश्चात जब थोड़ा बहुत सीख गया है, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। ठीक। बात करते हैं इसकी दूसरी पाठचर्या की। तो दूसरी थी उच्च स्तर की पाठचर्या। उच्च स्तर में क्या होता था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष की थी। इस अवधि में छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठचर्या में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा तथा इसके साथ व्याकरण, साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला कौशल आदि विषयों को स्थान दिया गया। ठीक है। तो ये थे बौद्धकालीन शिक्षा की पाठचर्या। ठीक है। कल हम इसी के आगे के अध्याय की चर्चा करेंगे, शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष यानी स्त्री शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।